how are you all? So this is Monica Sachdeva and I welcome you all to my channel Target Judiciary. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 से हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बिहार जुडिशरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस बाकी और लोगों के लिए जैसे कि CS, CA इस एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन पार्टनरशिप इज A बिजनेस, B शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, C अग्रीमेंट एंड D बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टनरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है। देखिए जितने भी एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है बट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। वाई? बिकॉज ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में कंसीडर किया गया है कि अगर जो बिजनेस है वो कैरी किया जा रहा है एक पर्सन के द्वारा जो कि सब लोगों के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है या सब लोग उसको बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो डी ऑप्शन है ये म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट बताता है। म्यूचुअल एजेंसी को पार्टनरशिप एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। म्यूचुअल एजेंसी एक्चुअली है क्या? देखिए आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी पढ़ा होगा, तो ये एजेंसी के प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। यहाँ क्या होता है कि एक पर्सन, एक पार्टनर जो है वो एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल दोनों होता है। अगर मान लीजिए कि एक बिजनेस कैरी किया जा रहा है और उसमें एक पार्टनर सबके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है तो उस समय वो एजेंट है और साथ ही साथ वो उस अपने काम के लिए लाइबल भी हेल्ड किया जा सकता है। देयरफॉर ही इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल। ओके, तो इसमें एक पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है। देयरफॉर ये जो म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट है ये पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज लेट इन द फॉलोइंग केस लॉ। आपको केस लॉ बताना है कि कौन से केस लॉ में पार्टनरशिप का सही टेस्ट किया गया था, मतलब ट्रू टेस्ट लेट डाउन किया गया था एक्चुअली। तो ऑप्शंस हैं कॉक्स वर्सेस हिकमैन, बी गार्डनर वर्सेस मुरे, सी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। पार्टनरशिप एक्ट में कॉक्स वर्सेस हिकमैन का जो जजमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब पहले समझते हैं कि आखिर कॉक्स वर्सेस हिकमैन में हुआ क्या था। जल्दी से इसके ब्रीफ फैक्ट्स देखते हैं। इसके फैक्ट्स हैं कि इसमें एक स्मिथ एंड सन्स नाम की एक फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म, जहाँ उनको क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं फर्म में, तो वो कुछ फाइनेंस लेते हैं, मतलब मनी क्रेडिट पे लेते हैं क्रेडिटर्स से, और उनका जो बिजनेस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, इस केस में जो ये कंपनी है स्मिथ एंड सन्स, इनका बिजनेस है आयरन का। बेसिकली दे आर आयरन मर्चेंट्स। तो एक क्रेडिटर से मनी उधार लेते हैं। अब क्रेडिटर्स इनसे कहते हैं कि आपको, मतलब मनी देने के बाद बोलते हैं कि आपके लिए हम 5 वो अपॉइंट कर रहे हैं ट्रस्टीज़। ठीक है, तो ये ट्रस्टीज़ जो होंगे वो आपके बिजनेस को देखेंगे। ठीक है, और फिर साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें तय होती है कि जितनी भी नेट इनकम आएगी बिजनेस से, ठीक है, स्मिथ एंड सन्स फर्म की जितनी भी नेट इनकम होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी स्मिथ एंड सन्स के क्रेडिटर्स के बीच में। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो 5 रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रस्टीज अपॉइंट किए गए हैं क्रेडिटर्स के द्वारा, उसमें 2 का नाम है कॉक्स, ये मतलब एक कॉक्स है और एक व्हीटक्रॉफ्ट है, बाकी 3 दूसरे ट्रस्टीज हैं। मेन है इसमें कॉक्स और व्हीटक्रॉफ्ट। एक्चुअली जो पार्टनरशिप फर्म है स्मिथ एंड सन्स, उनको हिकमैन नाम का एक पर्सन
गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है, और वो साथ ही साथ वो गुड्स सप्लाई करने के बाद एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी उनको देता है जिस पे वो सब लिखता है कि इतने अमाउंट का गुड्स उनको सप्लाई किया गया। वो बिल ऑफ एक्सचेंज कॉक्स और व्हीटक्रॉफ्ट जो कि ट्रस्टीज़ हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब जब हिकमैन को उसके प्राइस नहीं मिलता, गुड्स देने के बाद भी उसको प्राइस नहीं मिलता, तो हिकमैन कॉक्स और व्हीटक्रॉफ्ट को सू कर देता है। अब कोर्ट इस केस में हेल्ड करता है कि कॉक्स और व्हीटक्रॉफ्ट लाइबल नहीं होंगे, और रीज़न क्या देता है कि क्योंकि वो ट्रस्टीज़ जो थे वो एजेंट थे, दे वर नॉट एक्टिंग एज प्रिंसिपल, ठीक है। पर अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप में जो वो होते हैं एजेंट, मतलब पार्टनर्स होते हैं, वो एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल होते हैं, बट कॉक्स और व्हीटक्रॉफ्ट केवल एजेंट थे, प्रिंसिपल नहीं थे। तो इसी केस में यही हेल्ड हुआ कि अ पार्टनर शुड बी प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट इन अ पार्टनरशिप फर्म, देन ओनली ही कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर हिज एक्ट्स। ओके, तो इसका जो ट्रू टेस्ट था पार्टनरशिप का वो कॉक्स वर्सेस हिकमैन में लेट डाउन किया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इन फोर्स ऑन, इसको आपको डेट बताना है, तो इसका राइट आंसर बनता है 1 अक्टूबर 1932, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 69, जो कि एनफोर्स करवाया गया था 1 अक्टूबर 1933 में, यानी कि एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब एनफोर्स हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। X and Y agree to work together as carpenters, but X shall receive all profit and shall pay wages to Y. The relation between X and Y is A. partners, B. carpenters, C. master and servant, and D is none of the above. देखिए, एक्स और वाई एग्री करते हैं कि वो कारपेंटर की तरह काम करेंगे, ठीक है, पर एक्स जो होगा वो सारे प्रॉफिट्स को रिसीव करेगा और वाई को वेजेस देगा। तो क्या ये पार्टनर्स हैं, या ये कारपेंटर हैं, या ये मास्टर सर्वेंट्स हैं, या कुछ भी नहीं? तो इसका राइट आंसर बनता है मास्टर एंड सर्वेंट। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसाई एंड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे ये केवल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर करना एक प्राइमा फेसाई एविडेंस हो सकता है पार्टनरशिप का, पर केवल इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टनर्स हैं। उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का होना भी ज़रूरी है, जो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कार्डिनल लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज, तो अभी ए ऑप्शन है बिजनेस, बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सी अग्रीमेंट, डी म्यूचुअल एजेंसी। तो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पहले ही मैंने दे दी है। तो कार्डिनल लॉ ऑफ पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स talk about question number 6. The purpose for which partnership is formed is political purpose, social purpose, altruistic purpose, business purpose. देखिए, क्या पार्टनरशिप का पर्पस पॉलिटिकल होता है? नहीं। सोशल? ये भी नहीं। एल्ट्रुस्टिक का क्या मतलब होता है? एल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ डन अनसेल्फिश विद अनसेल्फिशनेस, मतलब जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि आप अपने प्रॉफिट के लिए या अपने कुछ अर्न करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि आपका मकसद होता है कि दूसरों का वेलफेयर करना। तो ऐसा भी नहीं है कि ये पार्टनरशिप का पर्पस बिल्कुल नहीं है। बेसिकली पार्टनरशिप का पर्पस होता है बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस आपका कहाँ, ये बात कहाँ लिखी है कि, तो सेक्शन 4 से हम ये बात डिराइव करते हैं, क्योंकि सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हमें बताता है कि द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि पार्टनरशिप का जो पर्पस है वो बिजनेस है। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। बिजनेस वर्ड जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सब क्लोज बी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में किया गया है, ठीक है। इसमें ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन तीनों ही इंक्लूडेड है, ओके।
नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, 10 मेजर पर्सन फॉर्म इट इज़ फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है. 10 मेजर पर्सन फॉर्म एन एसोसिएशन टू विच ईच मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट ₹10,000. सो पर्पस इज टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री मेडिसिन टू पुअर पेशेंट. इज देयर अ वैलिड पार्टनरशिप. अब यहाँ 10 लोग हैं जो कि मेजर हैं यानी कि कॉम्पिटेंट है, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें वो 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. पर उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है मेडिसिन को पुअर पेशेंट्स को देना. ठीक है, तो क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? तो ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनका पर्पस एल्ट्रिस्टिक है, ना कि बिजनेस. ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 7. 8th क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फर्म, it is firm comes into existence by dash and it can be dash. तो partnership firm agreement and expressed, agreement both implied and expressed, status and by birth, agreement and implied. तो यहाँ पे पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? अभी हमने देखा कि पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है. एज पर सेक्शन नंबर 4 इट इज़ एन असेंशियल एलिमेंट. अब अग्रीमेंट जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस्ड भी. ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है. सेकंड क्या बात है इसमें इंपॉर्टेंट जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए, इट मस्ट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ एंड इट मस्ट हैव ऑल असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो आपके ये एसेंशियल्स हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9th, who among the following is a partner? A money lender sharing the profits, B a person sharing the profits of business carried on all or any of them, carried on by all or any of them, C a person sharing the return arising from joint property, D a seller of goodwill sharing the profit of business. तो इसमें क्लियर है बिल्कुल कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये अभी बिहार का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था ये उसमें पूछा गया था. ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के. अ पार्टनरशिप इज partnership at will when no provision is made for duration of partnership, B when no provision is made for determination of partnership, C both A and B are true, D either A or B are true. ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि पार्टनरशिप एट विल क्या होता है. तो इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 7 जो क्लियरली बताता है कि जब कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया जाता पार्टनरशिप की ड्यूरेशन को लेकर और पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए होगी मतलब डिटर्मिनेशन को लेकर, तो तब दोनों ही केस में उसे पार्टनरशिप और विल कहते हैं. तो देयरफॉर बोथ द एलिमेंट्स आर नेसेसरी एंड इसके अकॉर्डिंग हम ये डिराइव कर सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ये दोनों ही ट्रू हैं. तो आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन अनाइज होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन join our telegram group for more queries and I hope you like the video. Please don't forget to like the video and subscribe the channel क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी और ला रहे हैं. तो आप बने रहिए हमारे साथ. ये वीडियो बिहार जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको देखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की. तो बने रहिए. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.